अध्याय 17। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन में एक नया वायरस पाया गया है, कोविड-19। बहुत ही खतरनाक वायरस है और बहुत जल्द लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये बहुत ही तेजी से अन्य देशों में फैल रहा है। भारत कब तक इससे बचा रह पाएगा कहना मुश्किल है, डॉक्टर माथुर बोले। सब लोग उनकी बात सुन रहे थे। एज अ मेडिकल वर्कर हम सबसे पहले इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो आप लोग सावधानी रखें और सचेत रहें। जल्द ही विश्व के साथ साथ इंडिया भी एक भयानक आपदा को झेलने वाला है। अभी कल मैं डॉक्टर अंबर और डॉक्टर विराज एम्स गए थे एक मीटिंग के लिए। वहां दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट आए थे। मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए और कुछ विशेष बातों पर चर्चा हुई। उनमें से एक बात थी हॉस्पिटल में एक नया डिपार्टमेंट खोलना। हम हॉस्पिटल में कोविड केयर यूनिट खोलने का सोच रहे हैं, मुरली बोले। लेकिन सर अभी तक कोविड इंडिया में नहीं आया है, डॉक्टर विश्वास बोले। आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, हमें दूर का सोचना है, मुरली बोले। हाँ विश्वास सर, मुरली सर सही कह रहे हैं और मुझे तो लगता है हमें इस बारे में सीरियस रहना चाहिए और रिसर्च भी करने चाहिए, अंबर बोला। ठीक है, तो हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग जिसमें अब तक कुछ नहीं खुला है, उससे 50 बेड का कोविड केयर यूनिट के हिसाब से रेडी कर लो। विराज, आप और डॉक्टर अंबर आप लोग उसे संभालोगे और वहां के इंचार्ज आप होंगे, डॉक्टर अंबर, मुरली बोले। ये जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है, हमें इस बारे में ध्यान देना होगा, अंबर मन ही मन बोला। उस मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। अंबर दिन रात डेटा कलेक्ट करता और रिसर्च में डूबा रहता। अंबर सुनो ना, धरा उसके पास बैठकर बोली। हाँ धरा बोलो। अंबर ने उसकी तरफ देखा। धरा उसके कंधे से टिक गई। अंबर ने उसके बालों को सहलाया। मुझे लगता है हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए, धरा ने धीरे से कहा। बस कुछ दिन और धरा, इस समय में कोविड-19 की रिसर्च में बहुत ज्यादा उलझा हुआ हूं, अंबर बोला। धरा उदास हो गई और उठकर जाने लगी। अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कुछ समय प्लीज, मैं वादा करता हूं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, अंबर ने धरा के गाल से हाथ लगाया। अभी समय बहुत कठिन आ रहा है धरा, ये कोविड क्या तबाही लाएगा कोई नहीं जानता, और इस समय बेबी प्लान करना शायद सही ना हो। मुझे भी बहुत कुछ देखना है। मेरी रिसर्च कहती है कि ये बीमारी बहुत कुछ तहस नहस कर देगी। इस समय मुझे सिर्फ इस कोविड पर फोकस करना है और कुछ नहीं सोच सकता। अंबर धीरे धीरे धरा के बाल सहलाते हुए सोच रहा था। धरा के सोते ही अंबर उठा और अपने लैब में आ गया और फिर काम करने लगा। जनवरी 2020। कोविड केसेस इंडिया में भी आने शुरू हो गए थे। सरकार के साथ साथ डॉक्टर और हॉस्पिटल भी कोविड से लड़ने की तैयारी में थे। अंबर पूरे जोश के साथ अपनी कोविड-19 केयर यूनिट को संभालने में लगा हुआ था। साथ ही साथ वह कोविड को लेकर अपने रिसर्च में भी जी जान से जुटा हुआ था, ताकि आगे के समय के लिए कुछ बेहतर मिल सके। इस समय अंबर पूरे तरीके से अपने काम में डूबा हुआ था और धरा उसके काम को लेकर कंसर्न और डेडिकेशन को समझती थी, इसलिए हमेशा उसका साथ देती थी। धीरे धीरे मार्च आ गया और उसी के साथ कोविड-19 ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। उसको कंट्रोल करने के लिए तभी भारत सरकार ने एक अहम निर्णय लिया और पूरे देश में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरे देश में एक दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। सारी दुकानें और मार्केट बंद कर दिए गए थे, पर हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ का काम लगातार जारी था। इस समय डर को देखते हुए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अपने घर जाना बंद कर दिया था। धरा ब्रेन सर्जन थी, तो सिर्फ इमरजेंसी केसेस या ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आती, बाकी समय घर पर रहती। लेकिन अंबर अधिकांश समय हॉस्पिटल में रहता और रात के समय अक्सर अपनी कार में आकर सोता, ताकि घर वाले सुरक्षित रहें। धरा अंबर के काम को समझती थी, पर उसे अंबर की फिक्र होती थी। वह खाना देने भी आती तो अंबर उससे एक दूरी बनाकर रखता और धरा खाने को कार की सीट पर रखकर वापस चली जाती। ये वो समय था जब हर इंसान के मन में इस बात का डर था कि न जाने अगले पल क्या हो जाए। कुछ दिन बाद आयुष्मान हॉस्पिटल ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए कुछ क्वार्टर्स में इंतजाम कर दिया, ताकि डॉक्टर वहां रह सकें और अगर किसी डॉक्टर को इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन उसके घर तक ना जाए। इस समय जब हर जगह डर का माहौल था, चाहे वह मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिको, उस समय अंबर पूरा मन लगाकर अपनी यूनिट में भर्ती कोविड-19 के मरीजों की देखभाल और इलाज कर रहा था। ये कोई आसान काम नहीं था। पूरा पूरा दिन पीपीई किट पहनकर लोगों का इलाज करना और खुद के मन को इस बात की तसल्ली देना कि हाँ उन्हें कुछ नहीं होगा, पर यह सच नहीं था। लाख कोशिशों और सावधानियों के बाद भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी कोविड-19 की चपेट में आने शुरू हो गए थे। पहली लहर आकर जा चुकी थी और लोगों ने राहत की सांस ली कि शायद अब जीवन नॉर्मल हो और दोबारा कोविड का खतरा जीवन में ना आए। कई परिवार बिखर गए और कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। शायद ही कोई बचा हो जिसका कोई करीबी इस बीमारी की अपने चपेट में ले लिया हो। जुलाई 2020। कई सारे टेस्ट कराकर और मन में तसल्ली होने के बाद आज अंबर पूरे 4 महीने बाद अपने घर वापस आया था, क्योंकि अब कोविड-19 से संक्रमण की खबरें आनी कम हो गई थीं।
अब लोगों के मन से डर कुछ कम हो गया था। अंबर का रिसर्च वर्क अब भी जारी था, क्योंकि अंबर जानता था कि ये सिर्फ एक तूफान के आने के पहले की शांति है। ये वायरस इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। उसकी कुछ महीनों की रिसर्च ने उसे इस बात की पुष्टि कर दी थी, और अंबर ने अपने रिसर्च के सारे पेपर ले जाकर मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में सौंप दिए, ताकि आगे के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सके। अध्याय 18। अंबर अब अपने रिसर्च और कुछ महीनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाकर फेसबुक व यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया था। हालांकि लोगों को लगता था कि शायद अंबर ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है, पर अंबर का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना और लोगों को सचेत करना था। ये समय अंबर और धरा के लिए भी बेहद खास था। एक लंबी दूरी और जुदाई के बाद दोनों फिर से साथ और करीब थे। अंबर का प्यार, खैर और जॉली बिहेवियर धरा के लिए किसी टॉनिक से कम न था। एक दूसरे के प्यार में डूबे दोनों खुशी खुशी समय बिता रहे थे कि एक बार फिर से कोविड-19 की लहर ने देश में दस्तक दी, और इस बार ये पिछले बार से भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक था। वर्तमान में धरा पूरा दिन सोती रही। एक लंबे और शारीरिक व मानसिक रूप से थका देने वाले ऑपरेशन के बाद धरा को एक सुकून की नींद की जरूरत थी। शाम को धरा उठी और शावर ले गार्डन में आ बैठी, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करने, क्योंकि उसे खुद को सही करना था। उसे अपनी बीमारी से लड़ना था और उभरना था। बहुत हुआ, पर अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे मम्मी और मां की देखभाल करनी है। अंबर के ना होते हुए मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, और अब अंबर की धरा कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि सामना करेगी हर मुश्किल, हर परेशानी का। धरा मन ही मन बोली और फोन उठाया तो निधि का वॉइस मैसेज था। हेलो धरा, कैसी है तू? मैं आई थी तुझसे मिलने हॉस्पिटल, पर तू उस समय ओटी में थी और मुझे भी अर्जेंट घर जाना था, तो मैं निकल गई। दोबारा सोचा तुझसे मिलने का, तो फिर नहीं समय मिल पाया। मुझे एक सेमिनार के सिलसिले में जयपुर जाना है। लौटते ही तुझसे मिलती हूँ। तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। तब तक अपना ध्यान रखना और खुश रहने की कोशिश करना। धरा के चेहरे पर निधि के मैसेज को सुनकर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई और वो उठकर अंदर आई। अब तक मेड ने डिनर बना दिया था। धरा बेटा, खाना खा लो, धरा की मां ने कहा। थोड़ी देर में आती हूं मम्मी। आज जो ऑपरेशन किया है, एक बार जरा उसका अपडेट लेकर आ जाऊं, तो फिर आराम से डिनर करूंगी। आप चाहो तो तब तक आप और मां खाना खा लेना। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम्हारे साथ ही खाएंगे। तभी अंबर की मम्मी वसुधा आकर बोली, ठीक है मां, तब तक आप लोग ये सत्संग देखिए। धरा ने टीवी ऑन किया और फिर निकल गई। धरा हॉस्पिटल पहुंची और सुयश को देखने आईसीयू में चली गई। सुयश की कंडीशन नॉर्मल थी और खतरे वाली कोई बात नहीं थी। धरा ने सारे वाइटल ऑर्गन्स और सिस्टम्स की मॉनिटरिंग चेक की और उसका पल्स, बीपी और रेस्पिरेटरी रेट देखा। सब जगह से श्योर होने पर उसने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर न्यू मेडिसिन लिखी और सिस्टर को समझाया। सिस्टर, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम तो मुझे तुरंत कॉल करोगी। बिल्कुल भी मत सोचना कि रात है या दिन, समझी? यस मैम, सिस्टर बोली, और उसने कुछ बातें धरा को बताईं। धरा ने गहरी सांस ली और जैसे ही बाहर निकली तो फिर से स्नेहा उसके सामने आ गई। थैंक यू डॉक्टर, आप बहुत अच्छी हो। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूं। अब कैसा है सुयश? घबराने की कोई बात नहीं है, पहले से बेहतर है। 2 दिन में अगर हो सका तो उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर तुम उसके साथ रह सकती हो और तब तक उसे होश भी आ जाएगा। धरा बोझी तो स्नेहा का चेहरा खिल उठा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुमको, उसके सामने कोई भी रोना धोना या कोई भी टेंशन या स्ट्रेस वाली बात नहीं करनी है। एकदम नॉर्मल बात करना है, जिससे कि उसको कोई भी स्ट्रेस ना हो और ब्रेन पर प्रेशर ना आए। दवाइयों के असर से भी ज्यादा समय वो सोएगा, कभी कभार ही होश में आएगा। उस टाइम पर उसे सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। तुम समझ रही हो ना? ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। धरा ने स्नेहा को समझाया। स्नेहा के पीछे खड़े बाकी लोग भी धरा की बातें सुन रहे थे। और आप लोग में से सुयश के पेरेंट्स कौन हैं? धरा बोली तो उन लोगों में से सुयश के मम्मी पापा आगे आ गए। सिस्टर ने बताया कि आप लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। आप ये किस जमाने में जी रहे हैं? आज के समय में भी क्या किसी ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो वो गलत हो गया? या किसी लड़की के कदम ऐसे मनहूस हो सकते हैं कि आपके बेटे की जान पर बनाए? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर आपका बेटा जिंदा है तो सिर्फ स्नेहा की वजह से। अगर ये हिम्मत नहीं दिखाती और हमें परमिशन की ऑपरेशन नहीं देती तो शायद ही हम उसे बचा पाते। समय बहुत कम था हमारे पास। इसने हिम्मत दिखाई और हम पे भरोसा दिखाया,
तभी सुयश का ऑपरेशन हो सका। अगर ये डर जाती और आप लोगों के आने का इंतजार करती तो शायद आपका इंतजार हमेशा के लिए हो जाता। इसलिए इस तरह की बातें आज के समय में शोभा नहीं देती हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी डॉटर इन लॉ इतने कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेने वाली है। इस सिचुएशन में जनरली लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, और इसी बीच में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। और अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब सुयश खतरे से बाहर है। उसे अब कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और 2 दिन में हम उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोग एक एक कर उनसे मिल सकते हैं, पर उनके सामने प्लीज़ कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उनको स्ट्रेस हो। उनको एकदम रिलैक्स्ड रहने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना आप लोग? धरा बोली तो सुयश के पापा ने सिर हिला दिया। धरा आगे बढ़ गई। स्नेहा उसकी मम्मी के पास आई और स्नेहा के कंधे पर हाथ रखा। गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तुमको, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सुयश की मम्मी बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी हालत समझती हूँ। आपकी जगह कोई भी होता उसी तरीके से रिएक्ट करता। आखिर हम सब की जिंदगी का आधार है सुयश। हाँ बेटा, सुयश हम सब की जिंदगी है, मम्मी बोली। जाते जाते धरा के कानों में स्नेहा के कहे शब्द पड़े तो उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से पार्किंग की तरफ निकल गई। अगस्त 2020। तुम हम सब के जीवन के आधार हो अंबर। तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं। ये कुछ महीने जब तुम साथ नहीं थे तो बहुत मुश्किल हुई। तुम हम सब की जिंदगी हो और मुझे तो इन 4 महीनों में ठीक से नींद भी नहीं आई। धरा अंबर की बाहों में सिमटते हुए बोली, इतना नहीं घबराते धरा। अंबर ने उसे खुद के करीब कर उसके माथे को चूम कर कहा। के स्रोत का पता लगाने के लिए हर तरफ देखा, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। वो अपने घर के पास पहुंचा तो रोना और भी अब एक स्पष्ट हो गया। वो जानता था कि ये आवाज उसके घर से ही आ रही है। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने देखा कि एक महिला बच्चे को सांत्वना देते दूध की बोतल उसके मुंह में देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही दूध की बूंदें बालक के मुंह में गई, उसका बिलखना बंद हो गया। अलक्ष ने अपना काम का थैला नीचे रखा और लिविंग रूम में अपनी बहन की तलाश की। माँ, एली कहाँ है? वो अब तक यहाँ आ गई होगी। हाँ, वो तुम्हारे पापा के साथ ऊपरी मंजिल पर है। और ये प्यारा सा बच्चा आपका भांजा ऑगी है। उमा अचानक रुक गई। उसे एक एहसास हुआ। उसने अपने बेटे की ओर तिरछी नजर से देखा और दांत भींचकर बोली, सचमुच? आपने और आपके पिता ने मुझे ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि एली आ रही है? हम आपसे प्यार करते हैं माँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब एली ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की तो आपने अपना आपा खो दिया। तुम इतने अभिभूत हो गई कि निशा जहां भी जाती तुम्हें एली की गलतियां और निशा में तुम्हारा ही साया दिखने लगा। मुझे चिंता थी कि अगर तुम्हें पहले बता दिया तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी। अलक्ष ने समझाने की कोशिश की। उमा को यह स्पष्ट था कि वे यह खबर उनसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मम्मा के अतिरिक्त पौष्टिक भोजन और हमारे प्यार से अगस्त प्यारा और मोटा हो गया। निशा ने अपने भांजे को अपने भाई की गोद में प्यार से देखते हुए टिप्पणी की। एलिशा की वापसी सभरवाल परिवार में एक सुखद परिवर्तन लेकर आई। पूरा परिवार उनके धुन पर थिरक रहा था। उसे केवल भोजन के लिए एलिशा के पास लाया जाता था। हर समय आप इसे गोदी में उठाए रखते हैं, अब इसे बिस्तर पर रहने की आदत ही नहीं रही, आप इसे पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। एलिशा ने अलक्ष को चिढ़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे अपने बच्चे को इतने प्यार से पकड़े हुए देखना मनमोहक लग रहा था। मेरे भांजे को रोना नहीं चाहिए, आप जानते हैं जब मेरा छुटकू अपना असंतोष दिखाता है ये मुझे परेशान करता है। अलक्ष ने उस छोटे से जीव को अपनी बाहों में भरते सीने से लगाते हुए धीरे से फुसफुसाया। हालांकि बच्चा भूखा था और अनियंत्रित रूप से रोने की कगार पर था। तो मेरे फैंसी वर्ड्स के शहद से उसका छोटा पेट नहीं भरेगा, लाइए मुझे दे। एलिशा ने बच्चे को पुनः प्राप्त करते हुए अपने भाई बहन को डांटा। अगस्त भूखा था और तुरंत अलीशा की छाती की ओर लपका। जब अगस्त अपने भोजन के स्रोत की तलाश कर रहा था तो उमा अलीशा की झिझक को नोटिस किए बिना नहीं रह पाई। एली, अपने कमरे में जाओ। अफवाहों को और अधिक फैलने से रोकने के लिए उमा ने उसे कमरे में भेजा। घर में बच्चे के होने की बात फैल रही थी और उमा समझ गई कि एली एक अकेला और इस बात में बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी छोटी सी सभा जल्दी ही खत्म हो गई और अलीशा अपने बच्चे के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रात के दौरान अलीशा के वापस आने से सभरवाल परिवार एक साथ पारिवारिक रात्रि भोज कर रहा था। हमेशा की तरह सभरवाल के सभी लोग रात का खाना खा रहे थे जब कैलाश ने अपनी बेटी के साथ गंभीरता से बातचीत करने का फैसला किया। एली, अतीत में जो हुआ वो अतीत में रहता है, ये तुम जानती हो। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान और भविष्य पर तुम्हारा नियंत्रण अभी भी है। उन्हें अच्छे से आकार दो। अब तुम परिवार के साथ हो और खुश भी लग रही हो, इसलिए तुम्हारा वर्तमान तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि तुम अपने भविष्य को भी ध्यान में रखो। तुमने टॉप सम्मान के साथ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सीए इंटरमीडिएट की सभी 8 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई। तुम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लड़की हो। सचमुच तुम में बहुत क्षमता है एली। मैं सचमुच सोचती हूँ कि तुम्हें अब दोबारा
सारा ध्यान पढ़ाई पूरी करने पर केंद्रित करना चाहिए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सपने को पूरा करना चाहिए। आधी सीए तो तुम हो ही, अपना सीए फाइनल भी खत्म करो, कैलाश गर्व से बोले। एलिशा भी अपने पिता के शब्दों में गर्माहट महसूस कर सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, पापा आप समझते हैं मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे अगस्त के बारे में सोचने की ज़रूरत है। वो केवल कुछ महीनों का है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, और सीए फाइनल की तैयारी करना एक संत बनने जैसा है। मुझे इसमें पूरी तरह डूबना होगा। मैं अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। कैलाश उस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और समय की मांग करने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता के स्तर से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा था कि एलिशा इसे पूरा कर सकती है, इसलिए वो छोड़ने वाला नहीं था। तुम्हारा अकेला रहना खत्म हो गया है एली, अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमारे हाथों में छोड़ दो। हम अपने नाती की देखभाल करेंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तुम युवा हो, केवल 20 वर्ष की हो और पहले से ही एक माँ हो। मुझे पता है कि अफवाहें तुम्हें परेशान कर रही हैं और तुम समाज के बारे में चिंतित हो, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम तुम्हें और अगस्त को हमारे बीच पाकर बेहद खुश हैं और बस यही बात मायने रखती है। कृपया जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें अगस्त को संभालने दें। कैलाश ने उसे समझाने की कोशिश की। एलिशा 20 वर्ष की उम्र में मां बन गई थी। वो जानती थी कि समाज अक्सर एकल माताओं का मजाक उड़ाता है। वो भी अफवाहों का पात्र थी। उसने जल्द ही समाज में अपने और अपने बच्चे के पिता के बारे में गपशप और अटकलें सुनना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो किसी को भी अपने बारे में निर्णय लेने नहीं देगी। वो जानती थी कि लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन वो खुश थी कि उसका परिवार उसका समर्थन कर रहा है। वो इस बात से भी उत्साहित है कि उसका जीवन वापस सामान्य हो गया और परिवार फिर से लंबे समय से खोई हुई खुशियों का अनुभव कर रहा है। अभी तुम्हें पता चला कि जीवन कठिन होगा, तब तुम क्या सोच रही थी? उसकी माँ ने उसे घूर कर देखा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम में वास्तव में हमारे परिवार को छोड़ने और दुनिया को संभालने का साहस है। आइंदा से कभी भी इस तरह के स्टंट्स मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, उमा बनावटी गुस्से से बोली। ओ ऑगी, क्या तुमने अपनी नानी को मुझे डांटते हुए देखा? अब जब तुम उसके साथ अधिक समय बिताओगे तो उसे बताना कि उसका ध्यान अब मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर होना चाहिए। अलीशा शिशु को गोद में लिए बातचीत कर रही थी और अपनी आवाज के स्वर को मनोरंजक बनाने के लिए संशोधित कर रही थी। अगस्त भी उसकी बातों का पूरा उत्तर देने के अंदाज में किलकारियां कर रहा था और हंस रहा था। अलीशा मातृत्व में स्वाभाविक थी। एक लड़की जो घर से निकलने से पहले अपने सामान की दोबारा जांच करने की जहमत नहीं करती थी, अब अगस्त के साथ बाहर जाने से पहले अपने बैग की 3 बार जांच करती है। वो अलमारी जो पहले महंगे कपड़ों और सामानों से भरी रहती थी, अब उसमें बच्चों की सभी आवश्यक वस्तुएं और आपूर्तियां रखी हुई हैं। उसके परिवार को अपनी विद्रोही बच्ची में बदलाव देखना मनोरंजक लगा, जो अब बहुत ही देखभाल और जिम्मेदार मां बन गई है। एक रात अलीशा ने अगस्त को बिस्तर पर लिटाया और सावधानी से बच्चे के चारों तरफ एक तकिए का घेरा बना दिया, ताकि बच्चे के लुढ़कने की स्थिति में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये निश्चित है कि बच्चे का लालन पोषण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वो इससे गुजर रही थी। सूरज डूबने तक अलीशा थक जाती थी। वो दिन भी कुछ अलग नहीं था। शिशु को पलंग पर लिटाकर वो उसके बगल में लेट गई और जैसे ही उसका सिर तकिए से छुआ, उसकी आंख लग गई। उस शाम अधिक समय नहीं हुआ था जब अलीशा और अगस्त अपने कमरे में चले गए थे, इसलिए वे अपने परिवार के समय की रूटीन से चीख गए। चिंतित होकर कैलाश और उमा उनका हालचाल लेने आए और सौभाग्य से वो ठीक समय पर पहुंच गए। तकिए की दीवार से एक तकिया अलीशा के पैर लगने से नीचे गिर गया, जिससे अगस्त बिस्तर के कोने तक लुढ़क गया। कैलाश ने दौड़कर उसे उठा लिया। इस छोटी सी गड़बड़ी से अगस्त की नींद खुल गई और वो रोने लगा। उसकी तेज चीखों से अलीशा चिरचौंक कर जाग गई। वो अपने माता पिता को अपने कमरे में अपने बच्चे को पकड़े हुए देखकर पूरी तरह चौंक गई। अलीशा बिस्तर से उठी और तेजी से अपने बच्चे के पास गई। यद्यपि वो अपने माता पिता को अपने कमरे में खड़े देखकर आश्चर्यचकित थी, उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। बच्चे को अपने पिता की गोद से लिया। उसने उसे झुलाने और फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन अगस्त अपनी मां पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। उसका रोना और भी तेज हो गया। अपनी बेटी की परेशानी को एहसास करते हुए उमा ने छोटे बच्चे को धीरे से अपनी गोद में लिया और तब तक उसे पलोसती रही जब तक वो वापस सो न गया। अलीशा को हार महसूस हुई। उसने अपना सिर झुका लिया और बुड़बुड़ाया, माफ करें, ये मेरी गलती है, मुझे सोना नहीं चाहिए था। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहने का जरूर कोशिश करूंगी। उमा के चेहरे पर ना तो गुस्सा था ना नाराजगी। जब कैलाश ने उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए उसके संघर्ष को देखा, अभी जो हुआ उसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है बच्चे। तुम एक दमत्तित माँ हो और तुम बस थक गई थी। सभी माताएं इस कठिन समय से गुजरती हों और तुम्हारी अपनी माँ का भी तुम तीनों के साथ लगभग यही हाल हुआ था, लेकिन हमें कुछ सहायता मिली। एली, अभी मुझे एहसास हुआ है कि हाल ही में तुम अकेली ही बच्चे की देखभाल कर रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आओ हम तुम्हारी जिम्मेदारियों में तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सको। सचमुच मेरे प्यारे बच्चे, हमने हमेशा तुम्हारी पसंद और चुनौती स्वीकार करने की क्षमता का समर्थन किया। भले ही तुमने गलतियां की हो, तुम स्थितियों की परवाह किए बिना अपने निर्णयों पर दृढ़ रही और उनसे सीखा। लेकिन कुछ बिंदु पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अंततः तुम्हें गड़बड़ करना छोड़ना होगा और स्मार्ट विकल्प चुनना शुरू करना होगा। कोई भी और चूक तुम्हारे जीवन को गंभीर रूप से बर्बाद कर सकती है। कहते कहते कैलाश की आंखें भर आई।
शर्मिंदा होकर अलीशा ने तुरंत माफी मांगी। उसने अपने फैसले से अपने परिवार की शांति को बर्बाद कर दिया था। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा ना होना ही बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। उसकी माँ ने उसे धीरे से बच्चे को हिलाते हुए धमकाया। अगस्त अंत में सो गया, लेकिन जैसे ही उसने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया, वो रोने लगा। उसके माता पिता रात भर बच्चे के साथ उसके बिस्तर पर रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि अलीशा रात के लिए उनका कमरा ले ले, लेकिन वो अभी भी बच्चे को छोड़ने में सहज नहीं थी, इसलिए वो सोफे पर बैठ गई। उसके माता पिता अब हस्तक्षेप करने के पहले उसकी मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह अलीशा बहुत तेज पीठ और शरीर में दर्द के साथ उठी। वो हर समय उदास महसूस कर रही थी, इसलिए निशा ने कुछ डाइट अनुपूरक और अपर्याप्त दशम करने की सलाह दी, लेकिन बच्चे के साथ ये चुनौतीपूर्ण था। अगला सप्ताह उमा के लिए वास्तव में कठिन था, क्योंकि बच्चे को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना का काम अब वही कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो समय के चक्कर में फंस गई है। कैलाश ने अलीशा को अपना करियर को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उसने आगामी आर्टिकलशिप के लिए कंपनियों से संपर्क करना शुरू किया। अध्याय 20। धरा को अंबर के लिए फिक्र थी, क्योंकि अंबर आयुष्मान हॉस्पिटल के कोविड-19 यूनिट का इंचार्ज था, और जैसे ही कोविड-19 की लहर आती, अंबर की ड्यूटी फिर से वहां लग जानी थी, और दूसरे उसकी बेबी प्लानिंग ना चाहते हुए भी रुक गई थी। फरवरी 2021। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धरा और अंबर एक दूसरे की चाहत में डूबे खुशियों के पल बिता रहे थे कि एक बार फिर कोविड-19 की लहर ने दिल्ली में दस्तक दी। ये लहर पिछली बार से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा थी। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे और ना ही जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर। होते भी कैसे, ये महामारी भी तो पहली ही बार आई थी, तो उसके हिसाब से इंतजाम होने असंभव थे। अंबर फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गया था, पर इस बार उसने हॉस्पिटल कैंपस में रहने की जगह घर में बने आउटहाउस में रहने का निर्णय लिया, ताकि धरा, प्रीति और वसुधा सुरक्षित रह सकें, और धरा जो उसके जाने से परेशान हो जाती है वो भी ना हो। अंबर और उसके जैसे सभी डॉक्टर, नर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ, साथ ही अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स जी जान से इस कठिन परिस्थिति में सामने आए और हर संभव मदद की। अंबर सारा दिन मरीजों को देखता और रात को आकर रिसर्च करता और वीडियो बनाकर अपलोड करता। वो लोगों को बीमारी, लक्षण, बचाव व उपचार के तरीके बताता, वीडियो और ऑनलाइन सेशन के द्वारा। ये वो समय था जब अब डॉक्टर भी तेजी से बीमारी की चपेट में आ रहे थे। ये लहर सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष्मान हॉस्पिटल में भारी संख्या में कोविड केसेस आने लगे और लोग सीरियस होकर हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे। आज अंबर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। विराज उसके पास आया। क्या हुआ डॉक्टर शर्मा का? अंबर ने पूछा। वी लॉस्ट हिम, विराज बोला तो अंबर ने गहरी सांस ली। विराज यार, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू प्लीज धरा का ध्यान रखना, अंबर ने कहा तो विराज ने उसकी तरफ देखा। तू पागल है क्या अंबर? हमें कुछ नहीं होगा, और तू देखना जल्दी सब सही होगा, विराज बोला और निकल गया। अंबर का दिल अब भी बेचैन था और उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर में आंखें खोली और उठकर निधि के डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। निधि भी जरूरत और इमरजेंसी के हिसाब से हॉस्पिटल आती थी। निधि, अंबर ने उसको कैबिन में आकर कहा। आओ ना अंबर, निधि बोली। निधि, तुमसे कुछ बात करनी थी, अंबर ने कहा। बोलो ना, निधि बोली। अगर मुझे कुछ हो जाए तो धरा का ख्याल रखना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। तुम जानती हो ना निधि, वो कितने कमजोर दिल की है, अंबर ने इमोशनल होकर कहा। निधि ने एक नजर अंबर की तरफ देखा और फिर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो अंबर? हम सब कोशिश कर रहे हैं और तुम देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमेशा धरा के साथ थे हो और हमेशा उसके साथ रहोगे, निधि ने कहा। कहने के लिए आसान है निधि, पर पिछले कुछ दिनों में मैंने वो समय देखा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। तुम्हारी ड्यूटी कोविड वार्ड में नहीं रही है ना, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है। मैंने कुछ दिनों में मेडिकल स्टाफ को संक्रमित होते और अपनी जान देते देखा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है, फिर भी हम लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे निधि, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अंबर भावुक हो गया। अंबर, संभालो खुद को, इस तरीके से कमजोर नहीं पड़ सकते तुम, और तुम्हारा तरीका तो हम लोगों में हिम्मत भरता है। आम लोगों को हिम्मत दे रहे हो तुम। तुम्हारे वीडियो देखकर लोग सीख रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, अपने सिम्टम्स को पहचान रहे हैं और खुद का घर पर ही इलाज भी कर रहे हैं। तुम ही इस तरीके से गिव अप कर दोगे तो कैसे चलेगा? फिर निधि ने अंबर को समझाया। वो सब ठीक है, मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं और ना आखिरी सांस तक करूंगा, और मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा और धरा का साथ जन्मों का है। फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम प्लीज धरा का ख्याल रखना, वादा करो मुझसे, अंबर ने कहा तो निधि भरी आंखों के साथ गर्दन हिला दी। और एक बात, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, अंबर ने कहा तो निधि ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद अंबर ने निधि को कुछ बातें बताई और निधि ने हाँ में गर्दन हिला दी।
1 घंटे बाद अंबर निधि के कैबिन से बाहर निकल गया और वापस से अपने कोविड-19 वार्ड ड्यूटी करने चला गया। आज फिर से उसके वार्ड में 10 लोगों ने अपनी जान दे दी थी इस भयंकर महामारी के कारण, और इन सब के कारण आम आदमी के साथ साथ मेडिकल स्टाफ भी पूरी तरीके से शॉक था। सारे इलाज और सारे उपाय असफल होते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, अब जो भी हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में था। आज ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा चिकित्सा जगत और आधुनिक साइंस भी कमजोर पड़ गया था इस भयंकर प्राकृतिक आपदा के आगे। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सरकार किसी भी तरीके से हार मानने को तैयार नहीं थे। लगातार कोशिशें जारी थीं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बेहतर इलाज और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाने और जल्द से जल्द इस महामारी से निजात पाने की। वर्तमान में धरा हॉस्पिटल से वापस आई और गाड़ी की चाबी गार्ड को पकड़ाकर अंदर बढ़ गई। अंदर आकर देखा तो खाना टेबल पर जमा हुआ था और वसुधा और प्रीति दोनों बैठी उसी का इंतजार कर रही थीं। आप लोगों से कहा है ना मैंने कि आप लोग खाना खा लिया करो, फिर क्यों बेवजह ही मेरा इंतजार करते रहते हो? देखो कितनी रात हो गई है और आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। धरा बोली तो वसुधा और प्रीति दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धरा की तरफ देखा। अध्याय 21। अब क्या हुआ? धरा ने कहा। कुछ नहीं हुआ, आओ बैठो हमारे पास। आज न जाने कितने दिनों बाद तुम्हें फिर से मुस्कुराते देख रहे हैं। आज तो हम डबल खाना खा लेंगे, वसुधा बोली और धरा को अपने पास बिठाया। अरे रेखा, जरा सूजी का हलवा तो बना, जो अंबी को पसंद था। आज उसकी धरा महीनों बाद नॉर्मल हुई है तो मीठा खाना तो बनता है ना, वसुधा ने कहा। जी आंटी, कुक रेखा बोली और किचन में चली गई। धरा खुशी खुशी उनके साथ बैठ गई। तीनों ने हंसते मुस्कुराते डिनर किया और उसके बाद हलवा भी खाया। उसके बाद धरा ने कॉमेडी मूवी लगाई और तीनों बैठ गए। आज न जाने क्यों, पर धरा वाकई में नॉर्मल की और शायद खुश भी। उसकी इच्छा शक्ति का असर था कि उसने अपनी बीमारी को खुद पर हावी होने से रोकने की कोशिश की थी। अपने दुख को एक तरफ रखकर उसने वसुधा और प्रीति के साथ खुशियों को ढूंढने की और खुश रहने की कोशिश की थी। तो वहीं स्नेहा और सुयश को देख करके भी आज उसको बहुत ही अच्छा लगा था और बेहद खुशी हुई थी। आज उसे इस बात की भी बहुत खुशी थी कि वो सुयश की जान बचा पाई और अब स्नेहा और सुयश को अलग नहीं होना पड़ेगा। मूवी के बाद वो लोग उठकर दाने लगे। माँ, मम्मी, क्या हम लोग एक ही साथ एक ही कमरे में सो सकते हैं? धरा ने कहा तो उन दोनों ने धरा की तरफ देखा। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती, और आती है तो आपको पता ही है ना मेरी प्रॉब्लम। मैं चाहती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, वो भी बिना दवाई के और गहरी। अगर आप लोगों के पास रहूंगी तो शायद फिर मुझे वो अटैक ना आए, धरा बोली। तेरे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बेटा, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है, वसुधा बोली। और अगर हम सब कोशिश करेंगे तो जल्दी ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, प्रीति बोली। और हम दोनों तो हैं ना तेरे साथ हमेशा, वसुधा ने धरा के चेहरे से हाथ लगाया। धरा ने उनकी मेडिसिन निकालकर उन्हें खिलाई। और आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माँ, इसलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो, वरना अंबर मुझसे नाराज हो जाएगा, और वो नाराज ना हो इसलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो, धरा ने कहा। और फिर तीनों धरा के कमरे में आ गईं। धरा ने नींद की दवा के अलावा बाकी की दवाएं ली और सोने कोशिश की, और जल्दी ही उसे बिना नींद की दवाई के नींद आ गई, क्योंकि आज ना उसके दिल में कोई डर था और ना ही कोई भी दुख और तकलीफ। उसने अपने दर्द और अपनी तकलीफ को भुलाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि अब से उसे ठीक होना था ताकि वो वसुधा और प्रीति का ध्यान रख सके। ठीक होना था ताकि वो अंबर का सपना पूरा कर सके। उसे याद था अंबर ने एक बार उससे कहा था कि उसका सपना है कि वो एक बहुत बड़ा खुद का हॉस्पिटल खोलेगा। अंबर, धरा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और अब धरा समझ गई थी उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरीके से बीमार रहकर कुछ नहीं कर सकती थी वो। उसे अंबर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अंबर का सपना भी पूरा करना था। और धरा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया और आंखें बंद कर लीं। नींद लगते ही उसको फिर से स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया और उसके हाथ पांव फिर से सुन्न पड़ गए। उसने कोशिश की पर उठ नहीं पा रही थी। उसकी नींद खुली हुई थी पर उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंतरात्मा तक पर किसी ने पकड़ बना रखी है। धरा ने मन ही मन पूरी कोशिश की और फिर अंबर को याद किया। अंबर, प्लीज मेरी मदद करो अंबर। मैं जानती हूं तुम यही रहते हो, मेरे आसपास होते हो तुम हर पल। प्लीज मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है अंबर। तुम भी यही चाहते हो ना? मैं नहीं रहना चाहती इस बीमारी के साथ। इस बीमारी के चलते मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। मैं जानती हूं बस तुम मेरी मदद कर सकते हो अंबर, क्योंकि तुम्हारा ट्रू लव हमेशा मेरे साथ है। आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी अंबर, धरा ने कहा। और उसी के साथ उसकी आंखों के आगे अंबर का अक्स आ खड़ा हुआ।
मैं हूं तुम्हारे साथ धरा। तुम ठीक हो धरा, तुम स्ट्रांग हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी धरा कमजोर होकर सब कुछ खो दे। तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा धरा। कोशिश करो धरा, यू कैन डू इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी ट्राई। बी स्ट्रांग धरा, अंबर ने कहा। और धरा ने एक आखिरी कोशिश की खुद के शरीर पर काबू पाने की, और उसी के साथ उसकी नींद खुल गई और वो एकदम से नॉर्मल हो गई। उसने उठकर पानी पिया, थोड़ी देर कमरे में वॉक किया, मेडिटेशन किया और वापस से फिर आकर लेट गई, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि इस बार इस स्लीप पैरालिसिस को खुद पर हावी नहीं होने देगी। और इस बार वाकई में उसकी इच्छा शक्ति ने असर किया और पूरी रात धरा ने सुकून के साथ अपनी नींद पूरी की और सुबह एकदम से तरोताजा होकर उठी। बाहर आकर देखा तो माली गार्डन में पानी दे रहा था। धरा ने देखा बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए थे और उसके कानों में अंबर की आवाज गूंज उठी। धरा, हमारे घर का गार्डन हमेशा ऐसे ही खूबसूरत फूलों से महकता रहेगा। मुझे ना ये हरियाली और फूल बेहद पसंद है। ये फूल जिंदा रहने की प्रेरणा देते हैं, मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धरा मुस्कुरा उठी और उसी के साथ उसने माली के हाथ से पानी का पाइप ले लिया और पौधों में पानी डालने लगी। थोड़ी देर में वो रेडी होकर अपने डॉक्टर अशोक के क्लिनिक निकल गई। डॉक्टर अशोक शहर के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे और धरा के सीनियर भी। वो धरा और अंबर को पर्सनली भी जानते थे। उन्हें धरा की कंडीशन अच्छे से पता थी और वो पिछले कुछ महीनों से उसका इलाज कर रहे थे। अध्याय 22। धरा अपने डॉक्टर के पास पहुंची। और कैसी हो डॉक्टर धरा? डॉक्टर अशोक ने पूछा। ठीक हूं डॉक्टर, और अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे ठीक होना ही है। अब कल मैंने मेडिटेशन भी किया, योगा किया और मैंने रात को नींद की मेडिसिन भी नहीं ली, फिर भी मैं पूरी नींद सो पाई हूं, धरा ने कहा। डॉक्टर ने उसकी थोड़ी देर काउंसलिंग की और फिर साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ टेस्ट किए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। धरा ने उनकी तरफ देखा। रियली धरा, तुमने इंप्रूव किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, डॉक्टर बोले। थैंक्स डॉक्टर, धरा मुस्कुराई। मैं जानता हूं कि मैंने रिपोर्ट को आयुष्मान हॉस्पिटल में ओपन करके तुम्हारे साथ गलत किया, पर हम मजबूर होते हैं धरा। हमारा मेडिकल प्रोफेशन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। इस तरह की बीमारी, वो भी खासकर जब तुम्हारे जैसे डॉक्टर की हो, जो कि रोज ही ब्रेन जैसी हाई रिस्क सर्जरी करती है, उस समय आपके सीनियर को और आपके अथॉरिटी को यह पता होना चाहिए कि आप किस मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हो, डॉक्टर बोला। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर। आपने वही किया जो आपका काम है। मैंने आपको कभी नहीं रोका कि आप मेरी मेडिकल कंडीशन किसी को ना बताओ। मेरा काम है दूसरों की सर्जरी करना और उनकी जिंदगी बचाना, तो आपका भी काम है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करो। और मैं इस बात से आपसे नाराज नहीं हूं। सच कहूं तो बताने से एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो क्या? डॉक्टर अशोक बोले। सच जान आयुष्मान हॉस्पिटल ने मुझे फायर कर दिया था, तब मैंने खुद के मन में निश्चय किया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अब मुझे ठीक होना है। मैं खुद को साबित करके रहूंगी। डॉक्टर धरा हार नहीं मान सकती। इस दिन के लिए तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की थी और ना ही यूं हारने के लिए मैं सर्जन बनी थी। छोटी सी मानसिक बीमारी से हार कर मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अंबर की धरा कमजोर नहीं है और ये बात जल्दी ही सब जानेंगे, धरा बोली। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, डॉक्टर अशोक ने कहा। थैंक्स डॉक्टर, धरा बोली। तो सेशन कब से शुरू करें? डॉक्टर बोले। आज से ही। मुझे 1 महीने के अंदर खुद को फिट साबित करना है, धरा बोली। अगर आप साथ देंगी तो विश्वास रखिए आप 1 महीने से पहले नॉर्मल हो जाएंगी, मुझे विश्वास है, डॉक्टर बोले। और फिर धरा का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का सेशन शुरू कर दिया। वहां से फ्री होकर धरा आयुष्मान हॉस्पिटल आ गई। मार्च 2021। मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा था। आज अंबर को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गले में खराश हो रही थी और हल्का हल्का जुकाम और खांसी भी महसूस हो रहा था। अंबर को समझते देर नहीं लगी कि वो कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। वो हालांकि घर में बाहर आउट हाउस में रहता था, फिर भी उसे धरा, वसुधा और प्रीति की चिंता थी, तो वो उसी दिन हॉस्पिटल आ गया और वहीं पर उनके गेस्ट हाउस में रुक गया, जो कि डॉक्टर के लिए थी। रात तक अंबर नहीं आया तो धरा ने कॉल किया। हेलो, अंबर ने खुद की आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा। अंबर, तुम घर नहीं आए? मैं आउट हाउस गई थी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर।
पर तुम आई ही नहीं तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हो घर? सॉरी धरा, मैं बताना भूल गया, पर मैं अभी कुछ दिन घर नहीं आ पाऊंगा। यहाँ हॉस्पिटल में काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं इस समय। मैं ज़्यादा ड्यूटी करना चाह रहा हूँ। अंबर बोला तो धरा एकदम से नाराज़ हो गई। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी क्या तुम्हारे ऊपर है? तुम सिर्फ अपना ही काम कर सकते हो ना। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है सिर्फ उतना तुम काम करो, हर काम खुद के ऊपर कैसे ले सकते हो? धरा बोली। धरा प्लीज समझने की कोशिश करो, उन लोगों को मेरी जरूरत है, बोला। और मेरी जरूरत? मेरा क्या अंबर? हमारी फैमिली, मेरे बारे में भी सोचा करो, और हाँ, अपने खुद के बारे में भी सोचो। अभी तक तुम 8-8 घंटे पीपीई किट पहनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, अब तुम डबल शिफ्ट में काम करोगे तो कैसे चलेगा? इतनी लेट तक पीपीई किट में भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर जब तुम खुद ही कमजोर पड़ जाओगे तो दूसरों का कैसे इलाज करोगे? धरा पैनिक हो उठी। धरा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूं जल्दी ही। घर तुम सिर्फ अपना और मम्मी का ध्यान रखो, अंबर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। धरा के दिमाग में अब टेंशन आ चुका था। अंबर, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें धरा को बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और शायद तुम्हारी रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आ जाए, विराज ने कहा। उसे टेंशन देने से क्या फायदा है? रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो क्या हुआ? हम डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज कर रहे हैं, खुद का भी कर लेंगे। और फिर तुम भी तो हो साथ। धरा सहन नहीं कर जाएगी और फिर उसे नींद नहीं आएगी। 2-3 दिन की बात है, मैं पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाऊंगा। मैंने आज से ही दवाइयां लेना शुरू कर दी है। और हाँ, मेरे रूम में स्टीमर भी भेज दो, मुझे स्टीम भी लेना है, विराज ने कहा। तो उसने स्टाफ से बोलकर उसके रूम में उसकी जरूरत का सारा सामान भेज दिया। अंबर ने खुद को अलग क्वारंटीन कर लिया था और अब वो ड्यूटी पर नहीं था। प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका इलाज वो खुद और विराज कर रहे थे। उधर धरा का पूरा टाइम यही सोचते सोचते निकल रहा था कि अंबर अचानक से फिर से हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट हो गया। वो घर में भी तो रह सकता था ना, और इतनी ज्यादा ड्यूटी करने की क्या जरूरत है? और भी तो स्टाफ है। आखिर इंसान जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगा तो कभी ना कभी तो उसको भी थकान और कमजोरी होगी, और इसी कमजोरी में अगर कहीं उसने इन्फेक्शन पकड़ लिया तो? 2 दिन निकल चुके थे, पर अंबर ने उससे बात भी नहीं की थी। जब भी वो फोन करती, अंबर उसका कॉल कट करके मैसेज कर देता, अभी बिजी है, फ्री होकर कॉल करेगा।